जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं क्लास 9th की जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। इसमें अभी ये पार्ट 2 है। आप लोगों को पार्ट फर्स्ट इसका मिला सेकंड चैप्टर का, और ये पार्ट 2 है। इसमें हम जितनी भी चीजें हैं आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास रहेगा। अगर ज्यादा लेंदी होता है तो फिर पार्ट थर्ड आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ऐसे एक पार्ट में कंप्लीट कर देते, बट उसके पीछे तो थोड़ी सी रीजन रहता है। कभी छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा जो कि 30 से 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो हो। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो उसके पीछे रीजन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी जो होती है वो आप लोग पूरा अच्छे से करते नहीं हैं। तो ज्यादा लेंदी वीडियो आप लोगों के लिए बना के अगर दे देते हैं हम, तो आपको लगता है कि अभी इसको देखना जरूरी नहीं है, तो इसलिए फिर हम लोग थोड़ा सा छोटा वीडियो अभी देखते चलेंगे। 40 से 45 मिनट का एक क्लास जो हम लोग अटेंड करेंगे। जितनी सारी चीजें उसमें कवर हो सकती हैं उन सभी चीजों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, और जैसे ही वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और फिर देखेंगे कि अगर हो सकेगा हमें, तो इसी में हम लोग समझने वाले हैं। आज इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या क्वालिटी वगैरह है, क्योंकि और भी अभी सेटअप चल ही रहा है। एक के बाद एक सेटअप चलता चला जाता है, और ये सेटअप जो है अभी हमें नहीं पता कि कब तक चलेगा, बट ठीक ठाक सेटअप अभी हो गया है। थोड़ा बहुत इसमें कुछ चेंजिंग आई है, और इसीलिए ऑफलाइन क्लास आज थोड़ा सा बंद भी था। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर कुछ परिवर्तन दिखे तो हमें जरूर बताइएगा कि ठीक है कुछ चेंज आया है इसमें। तो ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आईडी आप लोगों को एक इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह आईडी नई नई दिख रही है। आईडी आप लोगों को दिख रही होंगी, और जितनी सारी आईडी अभी आप लोगों को दिख रही है वहां से आप देख सकते हैं। फॉलो वगैरह कर लीजिए, और थोड़ा सा आपको जो भी नई चीजें मिले उनको आप देखते चलिए, क्योंकि डेली अब उस पर भी आप लोगों को नोटिफिकेशन या और भी चीजें मिलती रहेंगी। इन सभी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, और देखेंगे इसमें जितनी भी चीजें हमको पढ़नी है सारी चीजों के बारे में हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और फोन को हम लोग थोड़ा सा चलिए, इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है। तो चैप्टर में अभी तक जो हमने कवर किया है वो हमने कवर किया है पूरा पूरा हिमालय के बारे में हमने कवर कर लिया है। जितनी सारी चीजें थी पूरा हिमालय माउंटेन के बारे में वो सब कुछ हमने कवर कर लिया इस क्लास में। जो इससे पहले वाली क्लास है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर एक प्लेलिस्ट एक बनी हुई है उस प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट से आप लोग सारी चीजें पढ़ सकते हैं। सब कुछ वहां से प्लेलिस्ट से आप लोगों को, ये जितना इसकी सीरीज रहेगी उसमें कि आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग। और इसमें क्या देखना है ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, प्लेन एरिया के बारे में देख रहे हैं, मैदानों के बारे में पढ़ रहे हैं। और अगर मैदानों के बारे में देखना है तो इसमें मैदान यानी कि हमने कल भी बताया था और आज भी आपको बता रहे हैं कि कैसा क्षेत्र होगा। तो प्लेन एरिया जहां कृषि आसानी से हो सके, और कृषि आसानी से हो सके तो फिर यहाँ पे लोग क्या करेंगे, लोग बड़ी संख्या में रहेंगे। इसीलिए आप लोगों को ये यूपी और बिहार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा क्यों होती है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होने का एक सिंपल सा रीजन है कि प्लेन एरिया है, और प्लेन एरिया है तो इसलिए यहाँ पर खाने पीने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है। प्लेन एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अकेले अगर यूपी की पॉपुलेशन देखी जाए, यूपी की, ठीक है, तो ये 25 करोड़ के आसपास है। ठीक ना, जो
पाकिस्तान के बराबर है अकेले। हम बार बार इसलिए पाकिस्तान को एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि हमारे पड़ोस में वही पड़ता है, तो हमको सबसे आसान लगता है कि उसी को जो है एग्जाम्पल में लिया जाए, एग्जाम्पल उसी का दिया जाए हर बार, ठीक ना। तो फिर देखते हैं हम लोग आगे और ये प्लेन एरिया के बारे में क्या क्या समझना है। देखिए अगर इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहली बात ये आप याद रखेंगे कि ये जो मैदान है ये 3 अलग अलग नदियों से मिलकर बने हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? तो यहाँ पर आपको नदियां कुछ मिलने वाली है, जैसे सिंधु, सतलज, सिंधु मिलेगी और साथ में गंगा मिलेगी और ब्रह्मपुत्र, और इन्हीं की कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां किसे कहते हैं? यानी ऐसी नदियां जो आकर किसी बड़ी नदियां में मिल जाए, किसी बड़ी नदी में मिल जाए, उनको हम लोग कहेंगे कि वो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि जो उत्तरी मैदान है एक प्रमुख नदी प्रणाली जैसे सिंधु हो गई, गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई, साथ में इन सभी की सहायक नदियों से बना हुआ है। और ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ के बारे में हमने कल आपको बताया था कि जो नदियों के द्वारा ले आके मिट्टी को उड़ा दिया जाए जल के साथ, उसको कहते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये है जलोढ़ मृदा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसको हम क्या नाम देंगे, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं जलोढ़ मृदा का। और अभी फिर से ये बुक हमको लाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं है, बुक लाना कौन सी बड़ी बात है, इसको हम अभी ला देंगे। पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए ये रिवर है और इस रिवर में अगर हम देखें तो मई जून के समय में, ठीक है, मई जून के समय में क्या होता है, तो मई जून के समय में इस रिवर का जी निकलने को होता है। जी निकलने को मतलब है कि बिल्कुल इसमें पानी की मात्रा जो है बहुत कम बची हुई है, बहुत कम बची हुई है पानी की मात्रा, और इसका जी निकलने को है, मतलब ऐसा लगता है कि बेचारी बचेगी नहीं, सूख गई है पूरी तरह से नदी। लेकिन जैसे ही अगस्त और सितंबर का समय आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर का समय आएगा, तो ये नदी फिर से क्या हो जाएगी, बारिश होगी और ये फिर से भाई आ जाएगी अपने असली रूप में। और ये जो अब फिर से फैल के आई है, तो क्या अकेले आएगी, साथ में किसको लेकर आएगी, तो मिट्टी को लेकर आएगी। और ये जो मिट्टी साथ में लेके आती है ना, यही जो नई मिट्टी आ रही है, इसी को हम लोग कहते हैं जलोढ़, मतलब जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, ठीक है। जब ताजी मिट्टी आती है, नई मिट्टी, इसी को नाम दिया जाता है न्यू एलुवियल। और जो थोड़े से 2-3 साल पुरानी हो गई होगी, उसको हम लोग नाम देंगे ओल्ड एलुवियल, यानी कि पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ के नाम से इन मिट्टियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो यहाँ ये बताया गया कि ये जलोढ़ मृदा से बनी हुई है, ठीक है, जलोढ़ मृदा से ये मैदान बने हुए हैं। ये चीज आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई है, ठीक। आगे क्या हमको समझना है, तो इनको बनने में 1-2 दिन तो लगा नहीं है, इनको लाखों वर्षों में ये बने हैं। और फिर साथ में ये भी देखना है, तो हिमालय के जो वहां पे बहुत बड़ी नदी बेसिन है, तो यहीं से जलोढ़ के कारण ये इनका निर्माण हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हिमालय पर्वत है, तो यहाँ से ये जो नदियां निकल के आ रही हैं, ये जो नदियां निकल के आ रही हैं, तो यहाँ पे अब जब हिमालय बना था तो यहाँ पे खाई नुमा संरचना थी, ठीक है। यानी कि खाई नुमा जो संरचना थी, इसको भरने के लिए यहाँ से नदियों के साथ धीरे धीरे निक्षेप आए हैं, यानी कि मिट्टी कंकड़ ये सब वहां से आए हैं। और इन सभी के आने के साथ मिट्टी कंकड़ ये जितने आ रहे हैं, इन सभी के साथ आने में यहाँ पर कुछ समय बाद, करीब लाखों वर्षों में यहाँ क्या हुआ कि यहाँ निर्माण हो गया है, मैदान होगा, ठीक है। तो लाखों वर्ष लगे हैं, बट इससे क्या निर्माण हुआ है, इससे प्लेन एरिया का निर्माण हो गया है, ठीक है। प्लेन एरिया इस तरीके से बन गई है। आगे अगर हम समझना चाहें तो थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकेंगे, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। माइक कैमरा कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गया है, थोड़ा सा सही कर रहे हैं इसको, ठीक है। अभी ठीक है, ज़्यादा पीछे हो गया था, ठीक है, तो कुछ इधर नीचे तक दिखाई दे रहा था, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम समझते हैं तेल निक्षेप से बना हुआ है। इसका विस्तार अगर देखें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
और ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 2400 किलोमीटर, वही हिमालय जितना, ऐसा समझना है इसको। और ये 240 मीटर के आसपास क्या है भाई, इसकी विड्थ बताई जाती है, ठीक है, 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक यह चौड़ा है, ठीक ना। इसकी विड्थ जो है इतनी बताई जाती है कि चौड़ा भी है। अब अगर हम समझें तो यह सघन जनसंख्या, हमने पहले भी बता दिया कि यहाँ जनसंख्या ज्यादा रहेगी। सघन जनसंख्या का मतलब है घनी जनसंख्या, यानी कि ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहेगी, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। और ये समृद्ध मृदा का आवरण है और पर्याप्त पानी की उपलब्धता के कारण, जलवायु के कारण यहाँ पे कृषि आसानी से हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। और उत्तरी भारत से जो भी नदियां निकलती हैं, ये लोग क्या करती हैं, तो निक्षेपण कार्य में मदद करती हैं, इसमें निक्षेप भरने में ये लोग मदद करती रहती हैं। और नदी के निचले भाग में ढाल कम होता है, जिसके कारण से नदी की गति कम हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीप का निर्माण होता है। नदी द्वीप में देखिए, जो नदी में बने हुए द्वीप होते हैं, ऐसे नॉर्मली अगर देखें तो बहुत कम है। एक है मजूली द्वीप, जी, मजूली द्वीप इतना बड़ा द्वीप है कि उसको हम लोगों ने जिला घोषित कर दिया। आप जैसे जानते होंगे कि अभी हम आजमगढ़ जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिला के हैं, तो इसको एक जिला घोषित किया गया है आजमगढ़। इतना बड़ा ना होके लेकिन फिर भी उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इस वजह से उसको क्या घोषित कर दिया गया है, एक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसको एक जिला बना दिया गया है। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है, ठीक है, वो नदी द्वीप है जिसका नाम है मजूली द्वीप। वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब आप समझ सकते हैं कि बड़ा क्षेत्र होगा, वो भी नदी पे है, मिट्टी का एक ऐसा क्षेत्र, तो इसलिए हम लोगों ने उनको क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया मजूली द्वीप, ठीक है, और वो भी एक जिला हमने उसको घोषित कर दिया है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी के स्थित मजूली द्वीप का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है, वहां लोग रहते भी हैं, ठीक है भाई। जिला ऐसे थोड़ी घोषित करेंगे, वहां लोग रहेंगे तब तो हम लोग उसको जिला घोषित किए हैं। तो यहाँ पे एक जो द्वीप है, इसको हमने क्या घोषित कर दिया, जिला, ठीक। आगे हम समझते हैं, और आगे क्या समझना है तो ये भी देख लीजिए। समझना है आगे हमको कुछ चीजें, ठीक है, और वो चीजें क्या हैं, यही हैं। तो यही चीजें तो हम समझ रहे थे। फिर डाटा सर्वर क्या हो गया भाई तुमको, चलिए, नेटवर्क वाला कह रहा है कि बहुत पढ़ा है, रुकिए थोड़ा कुछ मिनट, तो ये हमको रोक के रखा है अभी, ठीक है, वेट करवा रहा है। देखिए डाउनलोड हो रहा है, चलो भाई हो जाओ, तुम डाउनलोड ही हो जाओ, फिर तो हम पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन सर्वर थोड़ा सा डाउन रहता है इस टाइम पे, बट क्या करना है। सर्वर डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अभी ऐसा सोचना नहीं है कि हम चले गए हैं। तो सर्वर जैसे ही आता है, बुक्स अभी डाउनलोड हो रही है, तो जैसे ही डाउनलोड हो जाती है फिर हम लोग आगे समझते हैं। देखिए बैक हो जा रहा है, इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए आ रही है अभी, सब इतने सारे, मतलब सब कुछ कभी सेटअप किया जा रहा है, तो कभी कुछ किया जा रहा है, तो कभी बुक नहीं डाउनलोड हो रही है। हो गया है, हो गई बुक डाउनलोड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बुक डाउनलोड हो गई है, इसी में अब आगे हमको समझना है। तो हमने क्या समझा भाई, यहाँ तक हमने देख लिया है, एक कल की बात हमने पूरा चर्चा कर लिया है। बार बार बैक क्यों हो जा रहा है, एक मिनट हमको आप समय देंगे थोड़ा सा, और फिर से इस ऐप को हम लोग फिर से एक बार रीओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये ना बार बार हमको परेशान करता है और सोचता है कि ये रुक जाएंगे, इसको क्या पता कि रुकने वाले तो है नहीं, ठीक है, और एक दो बार में रुक जाएंगे इतने आसानी से, तो अभी तो बहुत सारा काम बाकी है।
हो रहा है, फिर से डाउनलोड हो रहा है। और ये थोड़ी बहुत परेशानियों से थोड़ी कोई दिक्कत होती है। कहते हैं ना कि जिसने अदा सीख ली है गम में भी मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी साजिशें जमाने की। तो ये थोड़ी रोकेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बस की बात है। बहुत लोग साजिश करके बेचारे परेशान हैं कि कैसा आदमी है, रुकने वाला नहीं है। तो इनके ऐसे एक बुक नहीं डाउनलोड होने से क्या होगा, नहीं डाउनलोड होगा तभी हम फिर से ऐसे पढ़ा लेंगे जैसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऐसा नहीं सोचना है कि हम बीच में इसको छोड़ देंगे, हमने शुरू किया है छोड़ने के लिए थोड़ी। आइए आगे हैं, यहाँ तक हम लोग ये चीज हमने पढ़ लिया। आगे हम अभी यहाँ इस स्लाइड पे आ चुके थे, ठीक है। तो इस स्लाइड पे अब हमको क्या समझना है, इस स्लाइड पे हमको समझना है, टाइम कितना हो रहा है अभी इसमें, 14-15 मिनट हो रहा है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे। चलिए समझते हैं। समझते यही है कि नदियां, अब आगे अगर समझें तो निचले भाग में क्या करती हैं, तो भाई ये यहाँ पे जो भी निक्षेप लेके आती है ना, तो जो भी खाई वाला क्षेत्र है उसमें ले आके एकत्रित कर देंगी जितना जो कुछ भर के लाई है। और इसी कारण से फिर धीरे धीरे ये क्या करेंगी, अलग अलग भागों में बट जाएंगी, ठीक। अब नदी जो आ रही थी, ठीक है, नदी जो आ रही थी तो अब अलग अलग भागों में यहाँ से बट जाएगी, क्योंकि बीच में यहाँ पे निक्षेप आ चुका है, तो इस वजह से अलग अलग भागों में बटेगी, ठीक। तो अब फिर आगे हमको क्या समझना है, आगे ये समझना है कि इन्हीं धाराओं को क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। नदियां, आप समझिए कि अगर रिवर यहाँ से आ रही है और यहाँ बीच में ये जो क्षेत्र आया, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा हो गया एक जगह निश्चित, यहाँ से इसकी अलग अलग जो इसके भाग बन रहे हैं ना, इसको नाम देते हैं क्या, वितरिका। वितरिकाएं इसको कहते हैं, ठीक है, वितरिकाएं इसको कहा जाता है। ये नदी का ही टर्मिनोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, जब टर्मिनोलॉजी आगे समझेंगे कभी, टर्मिनोलॉजी कब समझेंगे, तो हम लोग जब कंप्लीट क्लास कभी अटेंड करेंगे तो वहां पे हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं, वहां पे हम सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी होता है जिसको नाम दिया जाता है शब्दावली, ठीक है। तो ये नदी से जुड़ी हुई शब्दावलियां हैं, इनके बारे में हम समझ लेंगे। आगे एक होता है दोआब कहा जाता है। दोआब का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। तो दोआब बहुत छोटी सी बात है, यानी दो आब का मतलब है, देखिए एक तो आपने कभी कभी सुना होगा पंजाब। पंजाब कभी कभी क्या, बहुत बार से भी हमने सुना है। आप कैसी बातें करते हैं, एक दो बार हम सुने हैं। पंजाब हमारा एक राज्य है और पहले वो बड़ा राज्य था, फिर कुछ लोगों ने हमसे क्या किया कि उसमें जो है बेईमानी करके अभी वो बट गया है। तो बट गया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब कोई अगर बेईमानी करके अभी उसको बांट लिया है, अपने जगह ले लिया है, एक समय आएगा हम उसको उनसे जाएंगे तो पीटने के बाद फिर उसको लेकर चले आएंगे। तो पंजाब हमारा अभी और बड़ा क्षेत्र होने वाला है, वो जल्द ही होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या समझना है, दोआब जी, इसके बारे में अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो क्या होता है दोआब, ये समझिए। देखिए अगर 5 नदियां हैं, ऐसी 5 नदियां अगर देखने को मिलती हैं, तो इनके बीच की जो खाली जगह होती है, दो नदियों के बीच के मैदान को हम लोग क्या नाम देते हैं, जैसे एक नदी है यस, एक नदी है सी, ठीक है। इन दोनों नदियों के बीच की जो खाली जगह है, जो खाली स्थान होता है, जो बीच का भाग होगा, इसी खाली स्थान को, इसी बीच के भाग को हम लोग क्या नाम देंगे, दो आब कहते हैं। लेकिन अगर 5 नदियां हैं, 5 नदियों के बीच का भाग है, तो क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे जी, पंजाब, ठीक है। तो पंजाब के बारे में आज तक केवल आपने सुना था, आज आपको समझ भी आ गया होगा कि क्यों कहते हैं उसको पंजाब। तो दो आब का मतलब यहाँ क्या बताया है, यहाँ बताया कि दो आब का मतलब है, आब का अर्थात पानी, तो और दो का मतलब क्या होता है, आब, ठीक है। तो ये सब हमको समझना है कि भाई दो आब का मतलब है कि दो नदियों के बीच का जो पानी वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा, जो भूमि होगी, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, दोआब कहते हैं। और पंजाब का अर्थ क्या होता है, तो वहां से जोड़ते हैं कि 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है। अब उत्तरी मैदान को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसको 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन, एक पंजाब का मैदान कहते हैं, फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बनाया गया है, और इस मैदान में बहुत सा जो बड़ा भाग था वो बेचारा कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है।
तो ये पाकिस्तान में चला गया है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती है और मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। गंगा के मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है, इन सबको अभी हम समझ लेते हैं। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप आए हैं हमारे पास तो यहाँ आप बिल्कुल टेंशन भूल जाइए। यहाँ पे केवल एक काम करना है, क्या करना है, साथ में क्लास में आपको बैठना है और इसके बाद सब कुछ भूल जाना है कि आपको कुछ ऐसा नहीं कि बीच में आ जाए कोई लाइन और उसका मतलब ना समझ में आए। तो रीड बिटवीन द लाइन हम पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज हम यहाँ समझते चलेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है कि अभी तो हमने सिंधु के बारे में पढ़ा, तो सिंधु के बारे में आपको हम पहले बता देते हैं, फिर हम लोग गंगा के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु का मैदान एक कहा जाता है जिसे पंजाब का मैदान कहते हैं, ठीक है। पंजाब या हरियाणा का मैदान नाम दिया जाता है। देखिए ये है रिवर हमारे पास सिंधु, ठीक। यहाँ पे ए तो पहले हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने बना दिया है भारत, ठीक। ये है हमारा प्यारा देश भारत और इसको किसी न किसी की नजर लग गई है बेचारे को और ये अभी सही बनता नहीं है। 2 दिनों से परेशान है हम कि हमारे इस भारत के मैप को कौन आया, ऑनलाइन आया कि ऑफलाइन आया, कैसे आया और इसको नजर लगा के चला गया है। तो अभी इस पे टोना वोना हम झड़वा देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं इतना बढ़िया भारत का मैप हमारा बनता था। चलिए देखते हैं इसमें, आज भी वैसे अब देखिए बात कर दिए तो सही बन गया है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या समझना है कि इसमें हमको ये समझना है कि यहाँ से एक रिवर निकलती है और वो रिवर कौन है, तो यहाँ से रिवर निकलती है भैया सिंधु, ठीक है। अब सिंधु ये रिवर निकलती है, जो नदी निकलती है यहाँ से चलती है ऐसे ऐसे और इधर चली जाती है, इधर चली जाती है और हमारे पड़ोसी देश के पास, प्यारे पड़ोसी देश के पास चली जाती है। और यहाँ जाने के बाद क्या होता है कि जब ये यहाँ पहुंच जाएगी तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसकी सहायक नदियों के ट्रिक आपको कैसे याद रखने हैं, तो बहुत सिंपल एक ट्रिक है। और जेसीबी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जेसीबी तो आपने बचपन में बहुत देखा है। जी सर जी, हमने बहुत जेसीबी देखा है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, जेसीबी से माटी निकलती थी तो हम बिल्कुल खाली रहते थे और जेसीबी को देखने के लिए चले जाते थे और किसको किसको, रवि को भी लिवा के जाते थे और साथ में किसको लिवा के जाते थे, तो रवि को साथ में लिवा लेते थे। जेसीबी देखने जाएंगे, रवि को साथ लिवा के, तो यहाँ से जेसीबी से क्या हो जाएगा, यहाँ से जे से हो जाएगा झेलम, जी झेलम हो गया, झेलम, ठीक है। पहली नदी कौन आ गई, झेलम। दूसरे नंबर पे आ गई चेनाब, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आ गई, चेनाब आ गई। तीसरे नंबर पे जी क्या आ गई, तो तीसरे नंबर पे आ गई ब्यास आ गई है। चौथे नंबर पे कौन आ जाती है, तो चौथे नंबर पे रावी आ जाती है। और 5वें नंबर पे कौन आ जाती है, तो 5वें नंबर पे सतलज आ जाती है। तो सतलज, ये 5 ऐसी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं और यहाँ से निकलती हैं बेचारी और यहाँ मिलती जुलती चली जाती हैं। और ये जो मिलती जुलती यहाँ से चली जाती हैं, यही सब नदियां आके ये बीच में कई आब बन जाते हैं। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को जब 2 आब कहते हैं, यहाँ तो बहुत सारे आब बन गए, इसीलिए इसको नाम दे दिया हमने पंजाब। और इसी क्षेत्र में जो मैदान वाला क्षेत्र होगा, जो मैदानी भाग होगा, ठीक है, तो जो मैदानी भाग होगा उस मैदानी भाग को हम लोग क्या नाम देंगे, पंजाब और हरियाणा का मैदान उसको कहते हैं। तो पंजाब और हरियाणा का मैदान किसके किसके साथ मिलकर बना है, तो ये बना है सिंधु से और सिंधु के साथ साथ यहाँ पे जो आप जाते थे जिनके साथ जेसीबी देखने, तो ये सहायक नदियां हैं, इनसे मिलकर बना। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल समझ में आ गई जी। आगे बढ़े क्या, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हमने इसको समझ लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा एक साइड कर देते हैं ताकि आपको दोबारा हम इसको दिखा सकते हैं जब हमें लगेगा कि अब आपको कुछ चीजें हम बता देते हैं। तो यहाँ से अब हमको क्या क्या समझना है, तो पहले इसको हटाते हैं फिर आपको समझाते हैं। चलो भाई आप यहाँ आ जाओ साइड में, ठीक है, ये चले गए हैं साइड में।
अब हम किनको बुलाते हैं, अब हम इनको बुलाएंगे, इनका क्या नाम है, एनसीईआरटी की बुक। ठीक, इनको अब हम यहाँ पे बुला दिए हैं। अब इनको हम समझ लेते हैं गंगा के मैदान के बारे में। ठीक है, गंगा के मैदान के बारे में क्या समझना है। तो अब यहाँ पे हमको समझना यही है कि ये जो उत्तरी मैदान की अगर हम व्याख्या करें, यानी कि यहाँ से छूटा है, तो गंगा के मैदान का अगर विस्तार देखें तो ये घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में है। ये उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तक, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये इसके पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है। तो इतनी सारी चीजें तो बताई जाती हैं, उनको भी हम 1 मिनट का समय लेके अभी समझ लेंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इसी के साथ उत्तर भारत के मैदान के बारे में अगर हम देखें तो ये कहीं उत्साह से नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, तो विविधता वाले समतल स्थल के रूप में जाना जाता है। और यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में अगर हम देखें तो विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ से जैसे ही हम नदियों को पर्वतों से नीचे उतरते समय, यानी शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, इसको नाम देते हैं भावर। और फिर इसके बाद भावर में क्या होती है, तो नदियां गायब हो जाती हैं। और इसके बाद क्या मिलेगा, तो इसके बाद फिर से जब नदियां दिखती हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं तराई, जो कि दलदली भाग है। यहाँ पर वन्य प्राणियों से भरे घने जंगल का क्षेत्र मिलता है। और बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान से आए हैं बेचारे, वो सब यहीं पर शरणार्थी हैं और जो कि कृषि योग्य काम करते हैं, जंगलों को काट के यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पे अभी आपको समझ में अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी हमने इसमें समझाया ही कहाँ है, क्योंकि अभी तो केवल आपको हम रीड करवा रहे हैं। और फिर अभी जब हम समझाएंगे तो फिर जानते हैं आपको समझ में आ ही जाएगा। तो फिर अब आगे क्या समझना है इसी में, अभी पहले देख लीजिए। तो इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, इसको भी याद रखना है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। ठीक, फिर उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाद आने वाले मैदान के रूप में स्थित है और इसे वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को बांगर कहते हैं। और इस क्षेत्र में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं और स्थानीय भाषा में इसको कंकड़ कहा जाता है। और इस पूरे भाग को हम लोग खादर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये सब बातें तो किताब वाला कह रहा है, तो फिर आप जो है क्या बताएंगे, हम जो आपको बताएंगे वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे और उनके बारे में आपको समझना है। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब हम जो बता रहे हैं इसको आप भूल के दिखाइए, तब हम जानते हैं। बस क्या है, जब तक हम बताएंगे तब तक यहाँ पे आपको बने रहना है। ऐसा नहीं कि तब तक आप लोगों को फिर आप सोचे कि अभी तो इसको हटाए हैं, तब तक हम कुछ देख लेते हैं कि कहीं से इधर उधर इंस्टा पे देख लेते हैं, व्हाट्सएप पे देख लेते हैं। इन सारी चीजों पे नहीं ध्यान देना है। ठीक, तो चलिए समझते हैं क्या समझना है। समझना है पहले तो गंगा के मैदान के बारे में। ठीक है, यानी गंगा का मैदान जो है, तो गंगा नदी से जो बना हुआ क्षेत्र है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं गंगा का मैदान। गंगा नदी और साथ में जो उसकी ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदियां हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं गंगा का मैदान। यहां से निकलती है गंगा नदी। ठीक है, कौन निकलेगी, तो गंगा नदी निकलेगी। कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, यहां से निकलती है गंगा नदी। ठीक, इस क्षेत्र से और यूं जाएगी और इधर चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में। दिख रहा है क्या, तो जो गंगा नदी निकली इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जी बिल्कुल हैं, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और जो सहायक नदियां इसकी आके मिलती हैं और जो गंगा नदी है, इन्हीं सब से मिलकर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां, तो इन सब के मिलने से जो मैदान बना है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं गंगा का मैदान। बात समझ में आई क्या, जी बिल्कुल आ गई है। अब इसके बाद क्या देखें, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके इधर वाला जो क्षेत्र है, तो इसके लिए भी एक नदी निकली। और वो नदी कौन सी है, तो वो नदी निकली है इधर से, यहां से निकली एक नदी, यहां से
और यहाँ से जो नदी निकली है ये कहाँ तक जाएगी, तो इसके बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ से निकल के यहाँ से आएगी और इसी गंगा में आके मिल जाएगी। इस नदी को हम क्या नाम देंगे, तो इसको हम नाम देंगे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इसको क्यों कहते हैं भैया, ब्रह्म का पुत्र कहा जा रहा है, बहुत बड़ी है इसलिए इसको ब्रह्मपुत्र कह दिए हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र है और यहाँ पे जो क्षेत्र बनेगा, यहाँ जो मैदान बनेगा उसको नाम देते हैं असम का मैदान। ठीक है, ये तो नदियों के आधार पे जो डिवीजन था वो है। बट अभी हमने आपको और भी कुछ चीज बताया, और वो क्या हमने बताया है तो उसके बारे में अगर आपको समझना है तो यहाँ ध्यान देंगे। क्या समझना है आपको, स्लाइड यहाँ प्लस कर देते हैं और इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट स्लाइड है क्या, चलिए ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ से स्लाइड आपको हम बता देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे अब आप ध्यान देंगे कि 4 प्रकार के मैदानों की बात हमने और देखा है मिट्टी के आधार पर। ठीक है, मिट्टी के आधार पर हमने 4 अलग अलग प्रकार के मैदानों को समझा है। वो कौन कौन है तो उनके बारे में भी आप समझ लीजिए। देखिए, एक पहले ऊपर एक भाग है। ठीक है, इसको हम 4 अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो एक भाग यहाँ ऊपर हो गया, इसके बाद दूसरा, और यहाँ पे हो गया तीसरा, और यहाँ पे हो गया चौथा। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग भाग हैं। अब ये 4 अलग अलग भाग हैं, इनके बारे में हमको देखना है तो फिर देख लेते हैं। बट यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये थोड़ा सा हम छोटा बना देते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हमने बना दिया था इसको, तो इसलिए हटा दिए हैं अभी। हाँ तो भाई आइए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब बढ़िया है, तो यहाँ पे हमको पहला क्या समझना है कि देखिए, जब हम यहाँ से उतर रहे थे नीचे, कहाँ से, ये जो पर्वत पे चढ़े थे हम लोग, क्यों हम लोग पर्वत पे कब चढ़ गए थे, तो ये जब हम लोग कल पढ़ रहे थे ना तब हम लोग पर्वत पे चढ़ गए थे। और पर्वत पे चढ़ गए थे तो इसलिए वहां, क्योंकि हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि चलिए घूम आते हैं। तो यहाँ से जब हम गए थे तो हमको क्या मिला कि यहाँ पे एक लास्ट वाला जो पर्वत था उसका नाम हमने दे दिया था शिवालिक। दिया था कि नहीं हमने इसका नाम, जी बिल्कुल। तो इसका अगर शिवालिक नाम हमने रखा है तो इसी शिवालिक के बाद जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र मिलेगा। और यही जो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, अब भाई अगर कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है तो आप हमको बता दीजिए, क्या यहाँ पर छोटी छोटी नदियां दिखाई देंगी क्या? अगर आप गिट्टक है उस पे पानी गिरा देते हैं तो क्या वो वाटर आपको दिखाई देता है, यानी पानी आपको दिखाई देता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, वो तो पानी दिखता नहीं है, अंदर चला जाता है। तो यहाँ से ये जो नदी आ रही थी, ठीक है, ये जो रिवर आ रही थी इधर से, तो ये नदी जैसे यहाँ पहुंचती है तो बेचारी डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। और गायब हो जाती है इसमें क्यों? क्योंकि इनके कण हैं बड़े बड़े, अब ये बड़े बड़े कण हैं तो इसीलिए नदी यहाँ गायब हो जाती है। और ये इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसी को हम लोग नाम देते हैं भाबर। बात समझ में आई? इसको क्या नाम देते हैं, भाबर कहते हैं। बट इसके बाद जैसे ही हम इस नदियों के बाद आगे बढ़ते हैं, इस क्षेत्र के बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रिवर फिर से दिखाई देने लगती है। और फिर से क्यों दिखाई देने लगी? क्योंकि अब जो कण मिलते हैं ना, तो एक कण बहुत ही छोटे छोटे हैं, एकदम छोटे छोटे कण हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब ये छोटे छोटे कण देखने को मिलते हैं तो इसी कारण से अब हम क्या कहेंगे कि भाई छोटे छोटे कण हैं, तो नदी यहाँ पे फिर से हमको दिखाई देने लगी। और इसे हम क्या नाम देंगे इस क्षेत्र को, तो इस क्षेत्र को हम लोग नाम दे देते हैं, क्या कहते हैं इस क्षेत्र को, तो इसको कहेंगे बांगर। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, बांगर। ठीक है, एक मिनट जी, एक मिनट। बांगर अभी आपको मिलेगा नहीं, अभी तो आपको तराई से मुलाकात कराना है। तराई से मुलाकात क्यों कराएंगे? तो तराई से मुलाकात इसलिए कराएंगे क्योंकि ये तो दलदली क्षेत्र है। तो दलदली क्षेत्र है, दूसरे नंबर पे कौन आ गया, तराई। पहले पे भाबर,
दूसरे पे तराई आ गया। अब हम यही नहीं रुकेंगे जी, आगे भी बढ़ेंगे। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब हमको मिलता है मिट्टी वाला क्षेत्र। और कौन सी मिट्टी, तो पहले तो मिलेगी हमको पुरानी मिट्टी। अब जब पुरानी मिट्टी मिलती है हमको, जो कई साल पहले नदियों के द्वारा लाई गई थी और फिर बाढ़ आई नहीं तो एक जगह पड़ी थी, तो ये जो एक जगह पड़ी हुई है पुरानी मिट्टी है, इसका हमने नाम रखा क्या, इसका हमने नाम रख दिया है बांगर। ये था बांगर, ठीक है। तो बांगर हमने इसका नाम रख दिया। और ये क्या है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा थी, पुरानी जलोढ़ मृदा ये थी, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा हमको यहाँ पे पता है कि इधर हमको क्या मिल गई, पुरानी जलोढ़ मृदा मिल गई। आगे हम क्या समझ रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ पे अब मिलेगी हमको नई जलोढ़ मृदा, ठीक है। नई नई मिट्टी मिल गई, अभी नई नई मिट्टी मिल गई है। तो इस नई मिट्टी को हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं खादर। तो ये है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, पुरानी। और ये क्या है, तो ये है नई जलोढ़ मिट्टी। बात समझ में आई क्या। बांगर किसको कहते हैं, तो बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा को, और खादर किसको कहते हैं, खादर मतलब खाद के लिए जो उपयुक्त है। तो नई नई मिट्टी ज्यादा खाद के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैदान को भी हमने पढ़ लिया। अब हमको क्या देखना है, तो इसके बाद हमको समझना है प्रायद्वीप पठार। और प्रायद्वीप पठार अगर हमको समझना है तो फिर आइए यहाँ पर हमारे पास, और हम प्रायद्वीप पठार को भी पढ़ लेते हैं। ये प्रदीप पठार नहीं है, प्रायद्वीप पठार है। तो प्रायद्वीप पठार के बारे में हमको समझना है। और प्रायद्वीप पठार के बारे में क्या क्या समझेंगे, आई होप कि आप लोगों को प्रायद्वीप पठार के बारे में कुछ चीजें अगर पता होंगी तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बताएंगे ही। इस चित्र को हम मिटाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ से बुक हम फिर से दिखा दें, और फिर एक बुक में आप लोगों को आगे की स्लाइड दिखा देते हैं, ताकि इसको हमें ना देखना पड़े, मिटाना ना पड़े, ठीक है, मिटाना ना पड़े हमें। और इसीलिए ये अगली स्लाइड हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप पठार में थोड़ा सा ज्यादा है, बस हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, बट हम चाहते हैं कि एक पार्ट अभी यहाँ सेव कर दे। क्या 37 मिनट, चलिए ठीक है, फिर खींच देते हैं हम लोग, आज पूरा इसको कर ही देते हैं। थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे हम लोग बढ़ा देंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए स्पीड क्या बढ़ाना है, स्पीड में यही बढ़ाना है कि हमें समझना क्या क्या है प्रायद्वीप पठार के बारे में। अब देखिए प्रायद्वीप पठार कहते किसको हैं, तो यहाँ ये जो भारत के नीचे वाला हिस्सा है भारत में, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं प्रायद्वीप पठार, ठीक है, प्रायद्वीप पठार, ठीक। इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रायद्वीप पठार के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अगर प्रायद्वीप पठार है तो कैसा है, तो मेज की आकृति वाला है। मेज के आकार का क्यों कहते हैं भाई, ऐसे आकार का दिखता है, तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि टेबल के आकार का दिखाई देता है, मेज के आकार का दिखाई देता है, अलग अलग अपने नाम दे देते हैं। ये आग्नेय रूपांतरित शैल से बना हुआ है, एक गोंडवाना भूमि के टूटने के अपवाह तंत्र के कारण बना है, और इसी कारण से ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां मिलती हैं, और इस पठार में दो मुख्य भाग हैं, एक मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। यहाँ पे ऊपर मिलेगा मध्य उच्च भूमि, ठीक है, मध्य उच्च भूमि यहाँ पे मिलेगा, और ये वाला है ये दक्कन का पठार, ठीक है। तो यहाँ दक्कन का पठार और वहां पर मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे अगर हम बढ़े तो आगे क्या समझना है, आगे समझना है यहाँ पर कि जो उत्तर में प्रायद्वीप पठार है उसे हम लोग मालवा के पठार के नाम से जानते हैं, और जो मध्य उच्च भूमि के नाम से उसी को जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला से जो सतपुड़ा में है, ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में अरावली, सतपुड़ा, विंध्यन, इन सभी के बारे में, और साथ में राजस्थान में बलुई पथरीले मरुस्थल भी मिलते हैं। और इस क्षेत्र में जैसे कौन कौन नदियां, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी नदियां भी यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्र अभी सिंपल सी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, और जो बातें बताई जा रही हैं उनके बारे में हम समझते हैं।
फिर समझ लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, फिर हम लोग आगे की स्लाइड में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए ये है पूरा हमारा भारत का, ये दक्षिण भारत इसको कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत अगर इसको कह रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हमको दक्कन का पठार मिलता है, और इसी के साथ यहाँ ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको क्या कहते हैं? तो इसको मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कौन मिलता है? इधर अरावली मिलता है। ठीक है, अब भाई अरावली ये वही अरावली है जिसपे अभी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, हमने थोड़ी सी बात इसमें कभी एक बार की भी थी। ठीक है, तो अरावली ये वही क्षेत्र है। फिर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे विंध्यन है, विंध्यन के नीचे है कौन? सतपुड़ा। ठीक है, ये बातें बताई जा रही हैं प्रायद्वीप पठार में। ठीक, आगे हम समझ रहे हैं, तो आगे हमको क्या समझना है ये चीज आप देखेंगे। आगे अब हम समझ लेते हैं इस स्लाइड में, और इस स्लाइड में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं उनको भी समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, अगर हम स्पीड बढ़ा दिए हैं तो फिर अभी बहुत जल्द ही इसको हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, बस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है। तो इस ढाल में अगर हम लोग देखेंगे तो जो मध्य उच्च वाला भाग है, ठीक है, जो मध्य उच्च वाला भाग है, यहाँ पे क्या मिलता है? तो यहाँ पर कुछ उच्च भूमि में थोड़ी सी चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण पट्टी मिलती है। इस पठार में अगर पूर्वी विस्तार हम देखें तो यहाँ पे बुंदेलखंड और बाखेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी, अपवाहित, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। इन सभी के बारे में अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? यहाँ ये दक्कन के पठार में इधर ही बुंदेलखंड, बागेलखंड, यहाँ छोटा नागपुर के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। और दक्षिण पठार कैसा है? तो त्रिभुज के आकार का है, और फिर नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, एक इधर है, तो नर्मदा नदी यहाँ से जाती है, दक्षिण भारत में जाने वाली एक नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है कौन? ये स्थित है यहाँ पर, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? तो इसको जानते हैं दक्षिण पठार के नाम से, दक्कन का पठार कहते हैं। और यहाँ पे महादेव, कैमूर की पहाड़ियां हैं, मैकाल श्रृंखला है, पूर्वी विस्तार है। भारत में अगर हम और भी चीजें पढ़ना चाहें तो क्या बताया जा रहा है कि इन पहाड़ियों के बारे में कुछ स्थिति ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है ये भी चाहता है कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएं हम। ठीक है, तो अगर ये हमको डिटेल में पढ़ाने के लिए कहेगा तो फिर हमको तो पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि लगता है इनको आता नहीं, लाइन बाय लाइन खाली बताएंगे, तो फिर हमको आ जाएगा ईगो पे, तो हम सारी चीजें बताने लगेंगे। तो अभी बताते हैं आपको, घबराइएगा मत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें देखनी है? तो यहाँ पे अभी हमको बहुत सारी चीजें देखनी है। मेघालय, कार्बी एंगोंग, उत्तर कसार पहाड़ी। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नागपुर के पठार से लेकर यहाँ जितनी भी जनजातियां, गारो, खासी जयंतिया, इन सभी के बारे में भी इसमें पढ़ना है। यहीं पर पश्चिमी घाट के बारे में भी बताया गया है। और पश्चिमी घाट में अगर देखें तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पश्चिमी घाट है 1600 मीटर, 900 से 1600 मीटर इनकी ऊंचाई मिलती है, और जबकि पूर्वी घाट जो है ये 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मिलती है। यहाँ महानदी से दक्षिण में अगर देखें तो नीलगिरी तक ये फैला हुआ है। और फिर यहीं पे अगर हम देखें तो फिर हमको क्या देखने को मिलता है कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां हैं ये पूर्वी घाट को काट दी हैं, जबकि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, और ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल में आर्द्र हवा के टकराने के कारण होती है। ठीक है, और पश्चिम घाट की ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो इनके अलग अलग नामों के, मतलब ऊंचाई के आधार पे इनका नाम दिया जाता है, जैसे अनाई मुड़ी हो गया, डोडा बेटा हो गया, पूर्वी घाट हो गया। सबसे ऊंचा यहाँ पे महेंद्रगिरी है। ठीक है, तो पूर्वी घाट में दक्षिण पश्चिम में सेवराय, जावड़ी, ये सब कुछ पहाड़ियां हैं। इन सभी को अभी हम देख लेते हैं मैपिंग पे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, मैपिंग पे इनको अभी हम समझ लेते हैं। फिर यहीं पे हम समझेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि जैसे ऊटी के नाम से जानते हैं उंगमंगलम को, और फिर एक कोयडी कनाल के नाम से जो प्रसिद्ध है उसको पहाड़ी के नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में भी हमको समझना है। साथ में दक्कन ट्रैप किसको कहा जाता है? तो काली मृदा वाले क्षेत्र को दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं।
और यहाँ पे आग्नेय शैल थी, इसी वजह से काली मिट्टी ज्यादा मिलती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक, तो ये अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुजरात से लेके अरावली तक कौन है, तो गुजरात से अरावली तक लगातार ये अरावली, गुजरात से दिल्ली तक तो अरावली फैला हुआ था, जिसकी परिभाषा आजकल लोग जो है गढ़ रहे हैं केवल किस आधार पे, उसके ऊंचाई और फिर अलग अलग डायमेंशन अपने तय कर रहे हैं, उसके आधार पे इसको बताया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अब हम इसी में मरुस्थल को समझते हुए फिर जो है, अभी ज्यादा है क्या, 1 मिनट रुकेंगे, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ा सा समय हम इसमें दे देते हैं ताकि फिर बाद में ना बचे, या फिर इसको हम अगली क्लास में करें, क्योंकि अभी द्वीप समूह है और पूरा तटीय मैदान है, तटीय मैदान के साथ साथ प्रायद्वीप में अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, तो फिर एक तीसरी क्लास भी इसमें हमको अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तीसरी क्लास में हम इसको देखते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम इसको स्टॉप करके एक पार्ट केवल बना के फिर इसी के साथ हम कंटिन्यू क्लास करके पूरा कर देंगे, बट अपलोडिंग में आप लोगों को अलग अलग पार्ट मिलेंगे इसके, तो तब तक आप लोग बने रहिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय।